हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। काफी बच्चे आ गए हैं। महेश, राखी, सुनीता, सीमा, दिव्या। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम काफी क्लासेस कर चुके हैं। देखो, ज्यादा ना पेडागोजी में क्वेश्चन करने का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड टॉपिक होते हैं पेडागोजी में। उसके बाद हर क्वेश्चन से एक सेंस निकल के आती है। जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूं बस उतने ही आप लोगों को करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अमर, लालू, पूजा, सुषमा। चलो भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी भाई, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड। चलो भाई, क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिएगा। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग है। सॉरी अगर मुंह से निकल गया हो तो जल्दी से करिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चे को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकल आया। अब कार में 3 बच्चे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट या context? Children will develop an understanding of addition as augmentation, aggregation, reduction. जल्दी बताओ क्या है? देखो, इसमें हो क्या रहा है भाई? चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। देखो, संवर्धन का मतलब होता है, संवर्धन का मतलब बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ को विकसित करेंगे। ठीक है? योग की समझ को विकसित करेंगे, यानी कि जो योग बच्चा कर रहा है, ऑग्यूमेंटेशन, संवर्धन, कुछ बदलाव करके करेंगे। नहीं, बदलाव कुछ नहीं किया है। बच्चे समुच्चय यानी कि सब चीजों को जोड़कर। देखो, एग्रीगेशन का मतलब है गाड़ी में 3 बच्चे थे, 3 और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 6। तो ये हो जाता ऑग्यूमेंटेशन।
चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड डिडक्शन, ये है इसका आंसर। सब्सट्रैक्शन को घटाकर समझाया गया है, एडिशन को। कार में 4 बच्चे थे, एक बच्चा बाहर निकल गया, 4 में से एक चला गया, कितने बचे? 3। तो ये जो कंसेप्ट है सब्सट्रैक्शन, एडिशन को सब्सट्रैक्शन के साथ सिखाया गया है। ऑग्यूमेंटेशन का मतलब होता है कुछ अलग बदलाव करके, ठीक है। जैसे ऑग्यूमेंटेशन हो गया भाई, एक कार का प्राइस है 5 रुपए, ठीक है। अब 2 कार उसने खरीदी, तो मल्टीप्लाई करके जो समझाया जाता वो ऑग्यूमेंटेशन हो गया, थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी है, सेकंड का बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड? देखो डिडक्टिव मेथड जरूर कर लेना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स पेडागोजी के लिए। लिख लो, इंडक्टिव और डिडक्टिव जरूर आएगा पेपर में, तो जल्दी से एक बार। कितना इजी क्वेश्चन, इसके 4 रूल थे। कोई रूल बताएगा मुझे? रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की तरफ। दूसरा था इसमें अननोन टू नोन, अननोन टू नोन यानी कि अज्ञात से ज्ञात, दूसरा ये था। तीसरा था एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यानी कि अमूर्त से मूर्त। चौथा नियम था इसका क्या? इसका चौथा नियम था सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। बेटा ये मैंने पहली क्लास में ये चीज करवा रखी है और मैंने आपको बार बार बोला है इंडक्टिव और डिडक्टिव जरूर आने वाला है पेपर में। इंडक्टिव और डिडक्टिव 101% आएगा, तो पहली क्लास में ये चीज मैं करवा चुकी हूं। तो क्या आएगा? जनरल टू पर्टिकुलर आ गया ना। डिस्कवर लो, फॉर्मूले जिसमें बच्चा बनाता वो इंडक्टिव हो गया, इंडक्टिव। और ये मेथड किसने दिया है? अरस्तु ने, अरस्तु ने दिया है भाई। ये एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट तो होता है, पर बहुत बच्चों ने इसका आंसर गलत क्यों दिया है? देखो भाई, मेमोराइजेशन वाला आंसर कभी नहीं होगा, मेमोराइजेशन गलत है, बच्चों को रटवाना तो है ही नहीं। ये चारों फॉर्मूले अभी याद करो, एक नंबर पक्का हो जाएगा। डिडक्ट या इंडक्टिव के कर लो, डिडक्टिव के। देखो मैं आप लोगों को करने का एक तरीका बता देती हूं। इंडक्टिव, ये फॉर्मूले याद कर लो। इंडक्टिव में है एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, नियम से उदाहरण से नियम। एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं यानी कि मूर्त से अमूर्त। भाई एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं तो स्पेसिफिक हो गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया मार्कर, तो स्पेसिफिक टू जनरल हो गया, पर्टिकुलर टू जनरल भी लिख सकते हैं। चौथा है इसमें नोन टू अननोन, बच्चों को जो पता है, बच्चों को एग्जाम्पल पता होते, रूल पता नहीं होते, तो ये एक तरीका है बेटा याद करने का। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल टू रूल याद किया। एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं तो रूल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रूल जनरल होते हैं, रूल अननोन होते हैं। ये एक साइड का याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और क्वेश्चन जिसमें रूल स्थापित किए जाए, फॉर्मूले बनाए जाए, फॉर्मूले बनाए जाए, ठीक है। अच्छा नोट पूछा, एक बार देख लेते हैं।
अच्छा ठीक है, नोट पूछा है ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर सेकंड ही होगा। देखो लो फॉर्म में इंडक्टिव हो गया, जनरल टू पर्टिकुलर हो गया, द सेव टाइम एंड एनर्जी फॉर बोथ, ये भी ठीक है। इट एनकरेज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या होगा? तो नोट पूछा है तो बेटा फोर्थ ही आएगा, फोर्थ, क्योंकि ये इंडक्टिव की करेक्टरिस्टिक है, ये सारी किसकी है? डिडक्टिव की। याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन क्लियर है ना भाई सभी को? एक बार मैं क्लास को चेक कर लेती हूँ। क्लियर तो है भाई, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर है स्क्रीन, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है। सच्चिदानंद बेटा, क्वेश्चन बड़ा है ना इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, वरना क्वेश्चन 2 पेजेस में आता है, कई बार ऐसे करना पड़ता है, इतना भी छोटा नहीं है कि आप बोल रहे हो। क्वेश्चन 2 बिना डाउट में तो लिख लो, उसको लास्ट में क्लियर कर दूंगी। देखो 2 क्लियर में क्यों है, देखो भाई ये तो क्लियर होने, जिसमें नियम स्थापित किए जाते हैं तो वो क्या होता है? इंडक्टिव। डिडक्टिव की कौन सी नहीं है जो इंडक्टिव की है? वो डिडक्टिव की नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी बताओ। मैथमेटिकल इज hierarchical in nature and the concept are logically structured and connected. Which of the following statement most appropriately explain this? गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए उपयुक्त है? Multiplication follow and build on the concept of addition. Addition and multiplication are distinct concept and independent of each other. ठीक है, mathematical concept should only be assessed through summative assessment. Number sense need to be developed before the concept of addition and subtraction. जल्दी बताओ क्या होगा? Easy question है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। क्या है इसका आंसर, आप लोग मुझे बताओ। देखो इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, मल्टीप्लीकेशन एंड जो होता है बुल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, ये बात सही है, पर ये बात नहीं कह सकते कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अलग अलग चीज है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, बिना एडिशन के मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ओनली वाला आंसर गलत हो जाता है, तो बी और सी किस किस में है? इसमें है बी काट दो, इसमें है सी काट दो, ये काट दो, यानी कि आंसर है ए और डी। किस किसने सही दिया है बी आंसर? काफी बच्चों का सही है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बस जिसने बी और सी दिया वो गलत कर लें, दोनों आंसर गलत है। क्लियर है? हर बच्चा ट्राई किया करो बेटा, चाहे गलती क्यों ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन हायर मैथमेटिक क्लासेस इज लेसर देन मेल स्टूडेंट, इट इज बिकॉज, जल्दी बताओ ऐसा क्यों होता है भाई?
चलो, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा भाई। देखो, द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज हायर मैथमेटिक क्लासेस इज लेसर देन फीमेल, मेल स्टूडेंट आर बेटर एट मैथमेटिक एज कंपेयर टू फीमेल। ये बात तो हो ही नहीं सकती, गलत है। ये जेंडर बायसनेस को दिखा रहा है भाई। मैथमेटिक इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड फीमेल स्टूडेंट डू नॉट हैव एप्टीट्यूड। क्यों भाई, लड़कियों के लिए भी उतना ही है जितना लड़कों के लिए भी है। ठीक है। सोसाइटल एंड टीचर एक्सपेक्टेशन आर जेंडर्ड, ये बात सही है। सोसाइटल और टीचर जेंडर सोसाइटल रोल की वजह से होता है, सी आंसर है। सामाजिक, भाई हम कहते हैं लड़कियां ये काम कर सकती है, लड़की, ये सामाजिक रूप से हमने बनाए हुए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का एक कैसे होगा बेटा, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है, जेंडर बायसनेस को दर्शाती है। बेटा थोड़ा सा आंसर पकड़ना सीखो। जो ऐसी चीजें ना, लड़के ज्यादा बेटर होते हैं, लड़कियां ज्यादा बेटर होती है, ये दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, ऐसे आंसर कभी नहीं होंगे। जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग स्पेसिफिक नेचर ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टी। मोहम्मद, अनुज, जल्दी आंसर दो भाई। वेरी गुड। Which of the following tool are not helpful in diagnosing? Classroom observation, analyze of oral response, written work of the student, cumulative record, and anecdotal record. Not helpful पूछा है। एक हो रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है भाई, एक हो रहा है। जल्दी बताओ, फिफ्थ का है। ओके, फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ई। देखो, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से बच्चों को हम डायग्नोस करते हैं, बिल्कुल सही है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टीचर पूरे साल करता है। एनालाइज ऑफ ओरल रेस्पॉन्स, बच्चा जो ओरल जवाब देता है उससे भी निदान और उपचार तो होता ही है। बच्चा जो रिटर्न वर्क करता है उससे भी होता है। रिकॉर्ड से तो बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलती है, तो सबसे बढ़िया होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण से नहीं पता चलेगा, क्योंकि योग्यता परीक्षण जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, इनमें निदान और उपचार होता ही नहीं है। जैसे सीटेट का पेपर है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, या तो आप पास हो गया फेल हो गए, इसमें निदान उपचार का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों के मिले जुले क्वेश्चन है प्रीति। सबका आंसर क्या आ रहा है, सिक्स का बताओ भाई अब आंसर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ही क्यों आ रहा है। ओहो, सच्चिदानंद बेटा गलत आंसर है। सिक्स का है डी। अच्छा,
फॉर द अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बच्चे ने 34, जब भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन करे तो जिसमें बच्चा है, बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से उसने शो कर दिया, वो सही रहता है। द स्टूडेंट हैज कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इज एबल टू कम्युनिकेट इज थ्रू डिकम्पोजिशन मेथड। उसने डिकम्पोजिशन मेथड का यूज किया होगा, ये हो सकता है। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग से हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना है। बच्चा चाहे कैसा भी आंसर दे, गलत दे सही दे, ठीक है, उसको डिस्करेज तो कभी नहीं करना है। द स्टूडेंट डज नॉट हैव कंसेप्चुअल नॉलेज। भाई कंसेप्चुअल नॉलेज ना होती तो कैसे करता, कंसेप्चुअल नॉलेज है बच्चे को। इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ सोल्विंग। नहीं, हिट एंड ट्रायल यानी कि तुक्का मारना, तुक्का मारना नहीं है ये। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, which of the following skill are associated with teaching of shape, space and measure in mathematics? Discover symmetric and acquiring a sense of aesthetic. Quantization, associating number with concept like area, perimeter, etc. Promoting early numeracy among learner. Integrating math with science only. देखो ओनली वाला आंसर तो होगा नहीं, यानी कि जिसमें डी है आप उसको काट दो। जिसमें क्या है डी, वो तो दो काट। तो डी किस किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। प्रारंभिक कुछ नहीं होता है बेटा, प्रारंभिक और बाद में कुछ नहीं होता है, अर्ली न्यूमरेसी नहीं होता है, न्यूमरेसी इज न्यूमरेसी। तो आंसर इज ये, तीसरे नंबर का है। ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए। सी होगा, ए एंड बी, ए एंड बी। वेरी गुड, ए और बी, वेरी गुड शिवानी, गुड गुड गुड। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को ही बढ़ावा नहीं देना, सिर्फ प्रारंभिक को। भाई अंकगणित को तो पूरे तरीके से बढ़ावा देना है, ये थोड़ी ना सिर्फ स्टार्टिंग की चीजें ही पढ़ाना इसका उद्देश्य है। अंकगणित अच्छे से पढ़ाना है। प्रारंभिक या लेटर वाले आंसर थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं चीजों को, तो वो आंसर डिलीट नहीं होते हैं, ठीक है। आदेश आज हो जाएगा बेटा, सारे पेपर्स आपको आज ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मैथ पेडागोजी का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहली बात तो हिट एंड ट्रायल, बच्चों ने तुक्का मारा और सही निकल गया, ऐसे आंसर तो कभी नहीं देने, नेगेटिव सेंस देते हैं। बच्चे ने क्वेश्चन को सोल्व किया है, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बस उसने दूसरे मेथड से कर दिया। हम नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसने वो नहीं किया, डिकम्पोजिशन मेथड से कर दिया, तो कोई गलत थोड़ी ना किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो बच्चों को क्या करना है, हाँ बेटा लालू बिल्कुल। हाँ बेटा बिल्कुल नीलिमा। भूमिका,
आप देखो दिख रहा है, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों को जरूर सारी चीजें अवेलेबल करवाऊंगी, इस क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद खुद मैं कॉल करके आप लोगों के डलवा दूंगी। अब ठीक है ना क्वेश्चन? द फ्रेज, आंसर क्या आ रहा है? द फ्रेज मैथमेटिक लर्निंग बिगिन एट होम मीन्स पेरेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक। बच्चों के गणित का पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों को होता है। गलत, ऐसे आंसर कभी भी नहीं होते हैं। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। नेक्स्ट, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम को में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। होमवर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। सिर्फ होमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। होम ट्यूटर कैन हेल्प लर्नर टू एनहेंस मैथमेटिकल ट्रिक। होम ट्यूटर से ही नई मैथमेटिकल स्किल का डेवलपमेंट होता है, तो आंसर इज बी। सबसे बढ़िया आंसर है एक तो जिसमें बच्चा है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे के वातावरण से जोड़कर रिसोर्सेज, रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे बच्चा गणित सीखता है। जैसे हम फ्रूट खरीदते हैं, फ्रूट में पैसे लेने देने होते हैं, या कोई शॉप से हम कुछ चीजें खरीदते हैं तो उसमें भी बच्चा पैसे लेता देता है, तो उसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। तो गणित का प्रयोग होता है हमारी रियल लाइफ में भी, और जिससे गणित घर से ही शुरू हो जाती है। हम बच्चे को देंगे बेटा एक वो लेकर आना बर्तन, एक बर्तन लेकर आएगा, दो बर्तन लेकर आओ, इस तरीके से हम बच्चे को बोलेंगे बेटा एक बनाना लेकर आओ। नेक्स्ट, संजीव, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। When asked to solve a word problem, children often comment, if you tell me which operation to use, I will solve it. जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझे बताओगे कि कौन सी संक्रिया करना है, इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो मैं उसको कर दूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है, बताओ बेटा। आज सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बच्चे को भगवान तो नहीं मानना है, बच्चे को बच्चा ही मानना है, क्रिएटिव मानना है, बच्चे को एक्टिव देना है। अंजू, प्रजना, इंद्राज, चलो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। नाइन्थ का आ चुका है। बताओ भाई क्या आंसर है? देखो मैं बताती हूँ, रूबी का सही आंसर है, शालिनी का भी सही है, काफी बच्चों ने सही दिया है। दिव्या, प्रियंका, दुर्गा, प्रदीप, पुष्पेंद्र। सेवंथ क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेटिंग मैथ, इन मैथ को है ना हर सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जा सकता है, सिर्फ साइंस के साथ ही उसने कनेक्ट किया, ये गलत हो गया। तो सी, डी काट दो, डी इसमें और इसमें, अब कटा ये ये दो ऑप्शन में। सी क्यों? प्रमोटिंग अर्ली, सिर्फ अर्ली न्यूमेरिसी को नहीं प्रमोट करना है, न्यूमेरिसी को पूरी तरीके से प्रमोट करना है, इसलिए सी कट जाएगा इसमें। तो बताओ, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेस। ऐसे तो आंसर देने नहीं, बच्चे एक्सक्यूज बना रहे हैं, नहीं बच्चों को समझ में नहीं आया रहा इसलिए वो एक्सक्यूज बनाएंगे, तो सही रहता। चिल्ड्रन हैव फोबिया टूवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम, नहीं फोबिया नहीं है, फोबिया होता तो वो करते ही नहीं। ठीक है, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है, यानी कि अभी उनमें कंसेप्ट को समझा नहीं है, कंसेप्चुअल स्किल अभी बच्चों की नहीं डेवलप हुई है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया तो बच्चे कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी विजय, बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिएगा।
पहले तो ये बताओ किस किस को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक बार चेक ही कर लेती हूँ, काफी कमेंट्स आते रहते हैं। बेटा मेरे फोन में बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है चीजें। प्रीति, देखो, फॉर टीचर रेगुलर ज्योमेट्रिक shapes in primary classroom, a mathematic teacher devised certain order of activities. They are arranged in a random sequence. प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया। एक एक्टिविटीज है, सीक्वेंस में अरेंज की है, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, रैंडम सीक्वेंस में। पहला है स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट शेप। अच्छा, इस सीक्वेंस हमें स्टेप में बताना है। स्टूडेंट ड्रॉ 2D शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग। ओके, बी भी है। स्टूडेंट आर गिवन कट आउट ऑफ डिफरेंट शेप एंड आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। स्टूडेंट आर एबल टू क्लासिफाई शेप अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड नेम। देखो, एक क्वेश्चन से मुझे आंसर पता चल गया। देखो भाई, मैंने एक चीज पकड़ ली, बस मैंने एक चीज देखी है जिसमें डी लास्ट में होना चाहिए बस, और बाद मुझे नहीं पता। मैंने बस डी देखा, डी भाई क्लासिफाई सबसे लास्ट में कर पाएगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक और नेम्स के आधार पर। क्लासिफाई सबसे लास्ट में होगा जब बच्चे को पूरी कंसेप्चुअल, तो भाई डी ना सबसे लास्ट में होना चाहिए, और डी सबसे लास्ट में बस एक में ही है, तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर पकड़ने का तरीका बता रही हूं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को अपने आप को आप लोगों की जगह रख के देखते हो, तो किस तरीके से मैं क्वेश्चन निकालूंगी। भाई देखो, ये मुझे समझ में नहीं आया कौन से लेवल पे आएगा, ये नहीं आया, ये नहीं, पर मुझे इसको पढ़ते ही आ गया कि बच्चा अगर क्लासिफाई कर रहा है तो लास्ट स्टेप है कि करेक्टरिस्टिक के आधार पर, तो उसने ये सारी चीजें समझ लिया। डी ऑप्शन, डी फोर्थ पे आना चाहिए, तो डी ऑप्शन किस में है, फोर्थ में, बी में है, तो आंसर इज बी। बेशक ऑब्जेक्ट बोल रहा हो बेटा, डी लास्ट में आना चाहिए बस, ये ध्यान रखना। पहला इसमें सी होगा, यानी कि स्टूडेंट आर, पहले डिफरेंट शेप्स करवाई जाती है। शेप्स बच्चों को, छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए और उन्हें कहा गया कि उनमें एक समान वस्तु को अपने आसपास पहचाने। पहले बच्चों को उसके नॉन ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट से, पहला बिल्कुल सही है। फिर है बी, स्टूडेंट, छात्र अपने आसपास की द्विआयामी वस्तु को चित्र करते हैं। फिर बच्चे भाई सोचते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज मेरे सराउंडिंग में है, फिर उनकी करेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फिर उनको करेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लासिफाई कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है। देखो, रिचा कह रही है मैम ऐसे ही पहचाना है, और प्रीति भी कह रही है। संध्या, देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बड़े बड़े, इसमें हर स्टेप नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतना टाइम पेपर में आप लोगों के पास होगा ही नहीं। आपको एक आधे पॉइंट से आंसर पकड़ा जाता है, एक आधा पॉइंट। ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आंसर देना है। पहले तो भाई बच्चे की इंट्रोड्यूस करवाया ऑब्जेक्ट को, फिर उसकी सराउंडिंग में देखा, फिर बच्चे को क्या करवाया, करेक्टरिस्टिक बताई, फिर करेक्टरिस्टिक के आधार पर क्लासिफाई, क्लासिफाई सबसे लास्ट में करता है बच्चा, यानी कि उसको पूरा समझ में आ गया है। अगर डी दो ऑप्शन में होता फिर हम थोड़ा सा और एनालाइज करते, एक आधा ऑप्शन फिर हम एनालाइज करते, अगर दो ऑप्शन में होता। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोला आपने नेहा, तब की हम तब सोचते ना। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर to class second student, a teacher has organized an activity using colored beads. This activity helped to develop among students the following. कक्षा 2 के छात्रों को संख्या का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में से किसका विकास करने में सहायक है? एस्टिमेशन, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, बताओ।
मोहम्मद। बेटा शेख, देखो हर क्वेश्चन में ना पेडागोजी में लॉजिक नहीं होता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे आंसर देने होते हैं। इसीलिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स पेडागोजी के, उतने ही आप लोगों के पेडागोजी के कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलो बताओ क्या आंसर आप लोगों को लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने सही दे रहे हैं, वेरी गुड। एक आधा बच्चा गलत भी दे रहा है। बस मैं देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एक गलत आंसर होगा, जरूर एक गलत आंसर दिया होता है। अब एक बात ध्यान रख लो, अनुमान लगाना एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। हम बच्चों को अनुमान लगाना नहीं सिखाते कभी भी मैथ में, अनुमान नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो नेगेटिव जो है उसको काटो पहले ऑप्शंस में से। ऐसे ऑप्शन हमेशा आप लोगों को ऐसे ही चूज करने हैं। एस्टिमेशन गलत है, इसमें हो गया और इसमें हो गया। अब बी और सी है या ओनली बी? विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों ही अच्छी चीजें हैं। विजुअलाइजेशन होता है बच्चे देखेंगे, और रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित, उन मोतियों का प्रयोग किया गया, रिप्रेजेंट भी किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बी और सी दोनों ही अच्छे वर्ड हैं, किया जाएगा, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे आंसर देना भाई। 12th का आंसर ये है। आप लोग ABCD लिख दे तो मुझे पता ही नहीं चलता किस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। हम्म। जल्दी से। हाँ बेटा बिल्कुल, जब मीनू हमें दोनों मिल रहे हैं तो दो में ज्यादा हम प्रेफर करेंगे। पर ये देख लेना नेगेटिव सेंस नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। एक व्यवकलन प्रश्न for a subtraction problem 85 minus 56, few student has given answer 33, what is the most appropriate strategy to address the student error? यानी कि 83 में से बच्चे ने 56 में से माइनस किया, यानी कि बड़े में से छोटा कर दिया, 3 आ गया, इसमें से बड़े में से छोटा करा है, ये बच्चे ने गलत समझ लिया, ये गलती किया बच्चे ने, ठीक है। प्रोवाइड सिमिलर टाइप ऑफ नंबर, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। भाई पहले प्रैक्टिस तो हम बाद में कराएंगे ना, जब पहले उसको समझा तो दे, प्रैक्टिस बाद में होती, पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की होनी चाहिए। आस्क स्टूडेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर। बच्चे को कहेंगे दोबारा करो और उसको रीचेक करो, नहीं भाई बच्चे को आता तो कर ही ना देता, वो गलती क्यों करता, आंसर गलत हो गया। प्रोवाइड एग्जाम्पल हैविंग 1 डिजिट एंड देन मूव टू 2 डिजिट। अच्छा, रिविजिटिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बुल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर, बिल्कुल सही। बच्चे ने प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को नहीं समझा कि कौन सा नंबर किस में से माइनस होगा। भाई बच्चे को माइनस करना तो आता है, 1 डिजिट सिखा लो चाहे 2 डिजिट, बस बच्चे ने प्लेस वैल्यू, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो प्लेस वैल्यू में बच्चा ज्यादातर गलती करता है, ठीक है। देखो हिंदी में गलत लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, 83 माइनस 56 है, तो इसने 33 लिख दिया, ये है इसका क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लो। सुमित बेटा थोड़ा इंग्लिश में भी देख लिया करो। वेरी गुड, सभी ने सही दिया। देखो जिसमें, वैसे तो ये पहले 1 डिजिट सिखाओ फिर 2 डिजिट, ये नहीं है पहले 1 फिर 2 डिजिट,
सिखाना हो अच्छे से। बात है पहले कि बच्चे को प्लेस वैल्यू का नहीं पता, किस में से कौन सा माइनस होगा। प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बच्चे का ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है। पहले उसको क्लियर करो, फिर बच्चा ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, हिंदी में मिस्टेक है, कोई बात नहीं पुष्पेंद्र। मोहम्मद बिल्कुल मिलेगी बेटा। सौरभ बेटा, ऑलमोस्ट सिलेबस आप लोगों का हो चुका है, पर कुछ चीजें जितने अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बस ये ध्यान रखना। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कल जो हम करेंगे दीप्ति, वो हम अपर प्राइमरी का करेंगे, ठीक है। लेवल बेटा दोनों का सेम आता है, बल्कि अपर प्राइमरी थोड़ा इजी हो जाता है प्राइमरी से। Which among the following are most appropriate for introducing the topic of comparison of size of different object in class first? Compare करना सिखाना है। Observe different object and compare. Measure using non-standard unit and compare. Measure standard unit and compare. Superimpose the object and compare. पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। जल्दी बताओ क्या होगा। पहली क्लास का बच्चा है ना भाई। ये दोनों के लिए है। पेपर 2 में भी बहुत क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर 2 में भी आता है। जल्दी दो, आंसर क्या है। देखो, पहला आंसर बिल्कुल सही है, बच्चे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाएंगे और कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सही है। ए जिसमें उस पे जाओ पहले तो। एक तो इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। बच्चे को ना तो स्टैंडर्ड यूनिट यूज करानी है, ना तो नॉन स्टैंडर्ड, ये दोनों यूज नहीं करानी है, क्योंकि पहली क्लास में बच्चा है। नेचुरल तरीके से करानी है, ठीक है। सुपर इम्पोज यानी कि द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, ये आंसर ज्यादा सही है। देखो बी कट गया ना, तो डी आएगा। ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी सुपर इम्पोज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को एक साथ रखो और फिर कंपेयर करो। दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सामने लेकर आओ, फिर उनको कंपेयर करो। तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू इन दोनों। ये दोनों ना तो पहली क्लास में स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है, ना नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड से कंसेप्ट गलत बनेगा, स्टैंडर्ड बच्चे करने लायक नहीं होते, तो इसलिए आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड टू बी एनकरेज्ड। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकल्पना को सुधारा जा सकता है। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। देखो मैंने एक आंसर गलत पकड़ लिया और मुझे आंसर पता चल गया। नहीं बेटा, ये सुनीता सबके लिए है।
मानक हो, देखो उसमें पहली क्लास जो मेंशन कर दिया है, यानी कि पहली क्लास के लिए नहीं है बस। ठीक है। चलो, पहला तो आंसर सही है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड टू बी एनकरेज, डेवलप करने, ए तो बिल्कुल सही है। ए तो किस किस में, इसमें और इसमें। अब मैंने देखा भाई बी बिल्कुल गलत है। ओनली आ गया ना। सिर्फ क्या हम ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा मेंटल कंप्यूटेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं? बताओ। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। अब बी इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो आंसर क्या बचा? ए एंड सी। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक आंसर बी हमने गलत पकड़ लिया तो हमें आंसर ही पकड़ में आ गया, क्योंकि ओनली आ गया ना। सिर्फ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल को हम प्रैक्टिस के द्वारा ही कर सकते हैं इंप्रूव, नहीं। तो जब एक चीज पर फोकस होता है तो वो आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल? बताओ। देखो, आप लोग जो मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हो उसका फायदा क्या होगा? मैं किस तरीके से आंसर, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस करवाना। किस तरीके से मैं गलत, जब भी ऑप्शन वाले आते हैं ना, ABCD A B ये वाले क्वेश्चन हमेशा किस तरीके से पकड़े जाते हैं, वो तरीका आप लोग सीख जाओ बस। हाँ, अब ट्रिक बस। देखो बेटा, होता क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें होती क्या है कि जब आप कोई चीज करते हो, पैडागोजी में एक्चुअल में कुछ नहीं है। अगर आपने CDP पढ़ ली तो पैडागोजी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप पकड़ पाओगे आंसर, सिर्फ प्रैक्टिस से। बताओ। टीचिंग स्किल, देखो एक माइक्रो टीचिंग होता है भाई, एक कंसेप्ट और समझ लो। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण एक कंसेप्ट है, उसका है ये सूक्ष्म शिक्षण। ये डॉक्टर एलन ने दिया था 1963 में, और हमारे देश में NCERT ने इसको 1982 में दिया था, और हमारे देश में 1967 में दिया था DD तिवारी ने। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्यूपिल टीचर के अंदर, प्यूपिल टीचर होते हैं ना जब आप बीएड करते हो, टीचर बनने से पहले छात्र अध्यापक, प्यूपिल टीचर के अंदर टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। टीचिंग स्किल्स डेवलप की जाती है कहां पर? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जब आप बीएड कर रहे हो, JBT कर रहे हो, डीएड कर रहे हो, DLED कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो टीचर बनने से पहले आपकी एक टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपके अंदर टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट हो सके। यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंदर प्यूपिल टीचर, छात्र अध्यापक में शिक्षक को शिक्षण कौशलों का विकास करा जाता है। ये स्कूल में नहीं होता, इंस्टीट्यूट में ही होता है। ठीक है। और डॉक्टर एलन ने 14 स्किल बताई हैं, कितनी? 14 स्किल तो बताई हैं एलन ने, और डॉक्टर एलन ने, और NCERT ने कितनी बताई है? 7। इन्होंने 45 मिनट बताया है और NCERT ने 36 मिनट। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड, एक टीचर में ब्लैक बोर्ड राइटिंग होनी चाहिए, यानी कि जब टीचर पढ़ाए तो ब्लैक बोर्ड का यूज करे। सोल्विंग क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चों के क्वेश्चन भी सुलझाने आने चाहिए। या आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछे। वेरी गुड इशिता, वेरी नाइस। देखो कितनी ज्यादा नॉलेज हो गई है बच्चों को जब ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा टॉपिक, यानी कि
कुछ बच्चे तो काफी अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं, वेरी गुड। सर्टिफिकेट सीटेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है बेटा, लाइफ टाइम। 36 है बेटा एनसीईआरटी में। चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर डी। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग, देखो अभी अभी बताया इससे पहले, शिक्षण कौशलों का निर्धारक कौन है? यानी कि शिक्षण कौशल किसमें लाए जाते हैं, बताओ। प्रदीप आपको समझ में आ गया बेटा, सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की हो गई है। माइक्रो टीचिंग का मतलब है टीचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों के अंदर टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट कराना। बिल्कुल सही। देखो, जो शिक्षण कौशल होते हैं वो किसके अंदर विकसित किए जाते हैं? प्यूपिल टीचर के अंदर। प्यूपिल टीचर से टीचिंग स्किल की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो प्यूपिल टीचर के अंदर ही उन्हीं गुणों का विकास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्री रीडिंग टास्क आर फोर, पूर्व कथन कार्य किसके लिए होते हैं? पूर्व पठन का मतलब होता है हर टीचर पढ़ने से पहले पढ़ाता है। ठीक है, हर टीचर पढ़ने से पहले पढ़ाता है। जल्दी करिए भाई, आंसर बताइएगा। जल्दी बताओ भाई। प्री रीडिंग टास्क आर मीन फॉर, पूर्व पठन कार्य इसके लिए होते हैं इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर, गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रेज, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेट द लर्नर। देखो पढ़ते ही समझ में आ गया। एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम इशूज, सिर्फ ग्रामेटिकल आइटम कोई नहीं करना, पहली बात एक चीज पर फोकस कर दिया, गलत। इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल, सिर्फ रीडिंग स्किल को ही करना है, वो भी लर्नर की, सिर्फ रीडिंग स्किल को नहीं, और भी बहुत सारी स्किल होती है। गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट, सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड का ही मीनिंग नहीं देना, सब वर्ड का दो। इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया, टीचर क्या करता है पढ़ने से पहले मेन आइडिया ले लेता टेक्स्ट का, ताकि वो बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट भी कर सके। तो बच्चों को मोटिवेट करना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन, शिक्षक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? लेसन शुड बी रेडी बाय अ स्टूडेंट, लेसन को स्टूडेंट तो कभी भी रेडी नहीं कर सकता। ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड ऑफ द लेसन फर्स्ट। शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता दो भाई, क्लास में जाओ पहले कठिन कठिन शब्दों को बता दो, ये तरीका अच्छा नहीं है। ही शुड टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द लेसन फर्स्ट, यानी कि पढ़ाने से पहले जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर बता दो पहले, नहीं ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बच्चे आंसर खुद ढूंढेंगे। यानी कि शिक्षक को मुख्य उद्देश्य है, देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पढ़ाने के, वो बता देने चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आंसर दो जल्दी। 19, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दिया करो भाई, बहुत लेट कमेंट आते हैं आप लोगों के।
जल्दी। सर्वेश, सोनू, उर्वशी, वेरी गुड। हर बच्चा आंसर देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं टीचिंग स्किल वाले। ये पेपर 2 के क्वेश्चन है भाई, ये वाले पेपर 2 वाले जो बच्चे कह रहे हैं ना मैथ्स पेडागोजी में नहीं आते, ये क्वेश्चन आते हैं। एक टीचर में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों, मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो, ठीक है। कवरिंग द कवर प्रिस्क्राइब इन द हिज सब्जेक्ट, विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाना, या कीपिंग स्टूडेंट रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, बच्चों को आराम से रखना, ठीक है। टेकिंग क्लास रेगुलरली, रेगुलर क्लास लेना। देखो बेटा, मैं जानबूझ के आप लोगों की क्लासेस इतनी ले रही हूं कि मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं अब आप लोगों के लिए उतने ही बेनिफिट हैं, ठीक है। चलो कल जो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी बहुत डिफिकल्ट होंगे आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बेटा आए हुए क्वेश्चन है, आए हुए। रिलैक्स नहीं करना बच्चों को, रिलैक्स क्यों रखना, यानी कि बेटा तुम तो बैठो आराम से, मैं पढ़ाता रहूंगा। रिलैक्स नहीं करना बच्चों को, रेगुलर क्लास बढ़िया है सबसे। देखो एक टीचर का सबसे बड़ा गुण होता है कम्युनिकेशन स्किल, इसका नाम होता है कम्युनिकेशन। देखो इतना इजी क्वेश्चन सबने गलत कर दिया, बस 2-4 बच्चों ने आंसर सही दिया है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण का मतलब है जो टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। जो टीचर कर पढ़ाना चाहता है वो बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, तो आंसर है ए। जो टीचर पढ़ाए वो बच्चों को समझ में भी आए, ये सबसे बड़ी स्किल है। भाई टीचर पूरा सिलेबस तो कवर करवा दे, कुछ समझ में ही ना आए तो क्या फायदा। अगर टीचर बच्चों को रिलैक्स ही रखना है तो भाई घर पे ही रह लो, घर पे खुद पढ़ लेना, ठीक है। कवर और क्लास तो आप रेगुलर ले रहे हो, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी डी दे रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज, अध्यापक की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मास्टर ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, या ऑल ऑफ देम। इसका क्वेश्चन इजी है। शिवम, योगेश, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी शिवम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डी सही नहीं है बेटा, सबसे बढ़िया गुण यही होता है रेगुलर क्लास लेना। भाई टीचर रेगुलर तो लेगा ही, ये स्किल नहीं है, रेगुलर तो उसको लेना ही है। जब जरूरत है, जब जब क्लास लगेगी वो तो लेना ही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये स्किल नहीं होती कि रेगुलर क्लास लेना एक स्किल हो गई, नहीं। डेली क्लास में बैठना एक स्किल हो गई। 20। जल्दी। ठीक है शिवम, वो क्वेश्चन मैं अभी चेक कर लेती हूँ, लाओ आपका शिवम। चलो
हाँ बिल्कुल। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग बिल्कुल सही है, डी सभी सारी है, ये सारी की सारी हैं। क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग स्किल इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन क्वेश्चन ensuring student active participation, memorizing, making student discipline, prepare student for examination। पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया मुझे, पढ़ते ही। जल्दी करो भाई। अभी इसके बाद आपको लोगों को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी भाई, जिसमें बच्चा होगा वही करना है आप लोगों को आंसर। 22 का है। अंशु। आप शिक्षक में निम्न में से कौन सा कौशल अत्यंत आवश्यक मानते हैं? एबिलिटी टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट थोरोली, एबिलिटी टू हेल्प children to do all the exercise, ability to raise possible action from the text, ability to help student their own opinion of the text। बिल्कुल सही। बच्चे का खुद का ओपिनियन बनाने में मदद करो भाई, बच्चे की खुद की लर्निंग में, जिसमें बच्चा खुद कुछ कर रहा है। नेक्स्ट। A teacher will become an effective communicator if एक शिक्षक प्रभावी संचारक हो सकता है यदि he uses instructional aid, he helps student get meaning out of what he teaches, he asks student between teaching, he helps student get correct answer to the question on the topic। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। बेटा अंशु, हिंदी की मुझे नहीं पता, हिंदी की मैं नहीं, बस इतना बता सकते हो, हिंदी की क्लास मैं नहीं लूंगी। आई थिंक हिंदी वाले सर ही आप लोगों की क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप वो चीज मेरे से ना पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 22 का डी। जल्दी बताओ बी। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो टीचर पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, सबसे बढ़िया। जो देखो टीचर जो पढ़ाए वो बच्चों को समझ में आए, ये सबसे बढ़िया टीचिंग होती है। चाहे कम पढ़ाए पर वो समझ में आए, ज्यादा से बढ़िया है। सबसे बढ़िया आंसर है डी, बी सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी जल्दी आंसर। आपने डाउट वाले क्वेश्चन लिख लेना, मैं डाउट वाले क्वेश्चन लेने वाली हूं। जल्दी बेटा, हिंदी की पैडागोजी मैं नहीं लूंगी, बस ये बता रही हूं मैं आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन। Method used to organize classroom activity and instruction, creating a happy and productive learning environment are known as cooperative learning, lesson planning, class management। देखो जब भी बात आती है ना एनवायरमेंट की, क्लास का एनवायरमेंट कैसा होता है, क्लास का एनवायरमेंट अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, तो हमेशा आंसर क्लास मैनेजमेंट आएगा। एक टीचर को क्लास मैनेजमेंट आनी चाहिए,
वो कंट्रोल करता है, या तो जोर जबरदस्ती वाला, या वो इतना अच्छा पढ़ाता है कि बच्चे खुद मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं हिंदी पेडागोजी हो चुकी है भाई। टीचर्स कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोन्यूमेंट ऑफ द लेसन। अपने पाठ के गतिक्रम को भंग न करते हुए शिक्षक नैतिक कक्षा दुर्व्यवहार को इस प्रकार देखो, एक टीचर पढ़ा रहा है, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस एक बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, तो टीचर पूरी टीचिंग को ना भंग करते हुए किस तरीके से दुर्व्यवहार को हटा सकता है। देखो पहला है, एक बाय सेटिंग अप अ टोकन इकोनॉमी वेयर स्टूडेंट आर रिवॉर्ड बाय फॉर स्टेइंग ऑन टास्क। बच्चों को टास्क में रहने के लिए रिवॉर्ड देना। बाय द यूज ऑफ नॉन साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यू, ये इसका आंसर। एक देखो ये एक टीचिंग स्किल होती है जिसमें टीचर बिना बोले बच्चों को आंखों की आंखों में धमका देता है, इशारों इशारों में समझा देता है। देखो क्लास में 30 बच्चे हैं, 29 बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर टीचर ने रोक के उसको डांट मारी तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी नहीं करना है। टीचर आंखों ही आंखों में उस बच्चे को समझा दे। साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यू का टीचर प्रयोग करेगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, इन योर व्यू टीचिंग क्या है, जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों नहीं होगा? अच्छा देखो भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें वो बात ही नहीं हो रही है कि बच्चे आपस में ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे सिखा रहे हैं, उसे बोला जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसलिए कोऑपरेटिव लर्निंग की तो इसमें बात ही नहीं हुई है। ठीक है, चलो। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब बच्चे और टीचर आपस में मिलकर एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, पर इसमें वो बात हो ही नहीं है। इन योर व्यू टीचिंग क्या है? आपके नजरों में शिक्षण क्या है? एक प्रोसेस भी आर्ट भी है, आर्ट भी और स्किल भी है, दोनों ही है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल दैट एन इफेक्टिव टीचर शुड हैव, सबसे बढ़िया क्या है? सिस्टेमेटिक लेसन प्लान, यूज ऑफ आईसीटी, इवेल्युएट लर्निंग, या जनरेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। एक टीचर की सबसे बड़ी स्किल होती है कि अपने सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट लेकर आना। लेसन प्लान क्यों नहीं होगा भाई? लेसन प्लान तो क्या है, टॉपिक पढ़ाने के लिए होता है। इसमें जब भी क्लास एनवायरनमेंट की बात की जाएगी ना, यहाँ एनवायरनमेंट की बात, एनवायरनमेंट क्लास मैनेजमेंट होता है, ये बात ध्यान रख लेना। माइक्रो टीचिंग क्या है? ग्रुप टीचिंग होती है, एक्चुअल टीचिंग या क्लास टीचिंग? माइक्रो टीचिंग एक तो होती है एक्चुअल टीचिंग यानी कि रियल टीचिंग, और ये ग्रुप नहीं होती है, इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल यानी कि एक समय पर एक बच्चा अगर सॉरी एक समय पर एक बच्चा आगे आके प्रैक्टिस करेगा, प्यूपिल टीचर। एक से ज्यादा की प्रैक्टिस आगे आकर नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई, दो ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी दो। ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेनिंग व्हाट इज डेवलप्ड इन स्टूडेंट, जब टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है तो प्यूपिल टीचर के अंदर क्या डेवलप किया जाता है? मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग कोई टॉपिक की बात नहीं हो रही है उसमें भाई, वो वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है दोबारा ही करना पड़ेगा। चलो मैं कर ही देती हूँ, कौन सा नंबर था? हाँ यही वाला है ना। देखो, मेथड यूज टू ऑर्गेनाइज, प्रश्न और उत्पादी अधिगम वातावरण बनाकर गतिविधि और शिक्षण देने की प्रणाली। वातावरण को अच्छा बनाने की बात की गई है, टॉपिक को इफेक्टिव बनाने की बात की जाती ना तो मेथड ऑफ टीचिंग आ जाता। टॉपिक को अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो मेथड आता। पाठ योजना तो भाई टॉपिक पढ़ाने के लिए होती है, टॉपिक की बात इसमें हो ही नहीं रही है। इसमें अधिगम वातावरण को, जब भी वातावरण की बात की जाएगी तो क्लासरूम मैनेजमेंट आता है। टीचर ने किस तरीके से अपने क्लास को मैनेजमेंट किया है, जोर जबरदस्ती से किया है, डांट के किया है, या बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है, या बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है टीचर की बच्चे खुद डिसिप्लिन में है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखो, जब भी एनवायरमेंट, क्लासरूम एनवायरमेंट की बात आएगी तो क्लास मैनेजमेंट ही आंसर आएगा। देखो, जब भी प्यूपिल टीचर के से
प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। क्या? टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। हु डेवलप द इंटरेक्शन एनालाइज कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस? इंटरेक्शन एनालिसिस किसने दिया? ये क्वेश्चन कई बार आता है भाई। फ्लेंडर ने, एन ए फ्लेंडर है इसका पूरा नाम, एन ए फ्लेंडर। एन ए फ्लेंडर ने बोला है इंटरेक्शन स्किल। देखो ये आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। टीचर के अंदर एक इंटरेक्शन स्किल का गुण होना चाहिए, अंत्य क्रिया। जब टीचर पढ़ाए, ये नहीं वो खुद पढ़ाए जा रहा है, बच्चे भी क्वेश्चन पूछे और टीचर बताए, टीचर क्वेश्चन पूछे बच्चे बताए, अंत्य क्रिया हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब जो डाउट है आप लोग एक बार कमेंट करके मुझसे जल्दी से पूछ लो, जल्दी डाउट्स लिख दीजिए अपने। कल से हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जल्दी बताओ एक बारी। 29। देखो, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जिसमें प्यूपिल टीचर, छात्र अध्यापक के अंदर टीचिंग स्किल क्या डेवलप की जाती है? टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और कहां पर? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो क्या डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में? प्यूपिल टीचर के अंदर स्किल। जब आप बीएड में होते हो तो आप प्यूपिल टीचर होते हो, उस समय आप लोगों से प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि टीचिंग स्किल प्यूपिल टीचर के अंदर हो। 28। माइक्रो टीचिंग ना एक एक्चुअल टीचिंग होती है। एक्चुअल क्यों बोला जाता है? प्यूपिल टीचर आके एक टीचर की तरह प्रैक्टिस करता है, एक टॉपिक तैयार करेगा, आगे आकर पढ़ाएगा, और जो कलीग्स होते हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं और टीचर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 19, पहले 19 देख लेते हैं, पास है। हाँ, देखो, एक टीचर का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जो वो पढ़ाए वो बच्चों को समझ में आए। इसे कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। यानी कि जो, चाहे मैं कम पढ़ाऊं चाहे थोड़ा पढ़ाऊं, पर वो आप लोगों के समझ में आना चाहिए। मैराथन में सब की करवाऊंगी, मैराथन में हर सब्जेक्ट की करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।